आजाद कश्मीर का एक सेक्टर है केरन सेक्टर। इस इलाके की मरकजी सड़क भारतीय चौकियों से सिर्फ 800 मीटर के फासले पर है। भारतीय फोर्सेस यानी बीएसएफ के जवान हर वक्त इस सड़क पर मशीन गन ताने रखते थे और यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को निशाना बनाते थे। भारतीय मशीन गन्स का निशाना बनने वाली गाड़ियां नीचे दरिया जेहलम में जा गिरती थीं। इस सड़क से गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियां ऐसी ही फायरिंग से तबाह हुई और कीमती इंसानी जानों का ज़या अलग हुआ। लेकिन फिर आजाद कश्मीर में तैनात एक आर्मी ऑफिसर ने इसका शानदार हल निकाला। उन्होंने सिर्फ 3 माह में इस सड़क के किनारे 8 फीट बुलंद और 5 फीट चौड़ी इंतहाई मजबूत कंक्रीट की दीवार बनाकर इस अहम तरीन सड़क को महफूज बनाया। ये दीवार ऐसी सूरत हाल में बनाई गई जब 3 माह मुसलसल भारतीय फोर्सेस बुलंदी की पोजीशन से फायरिंग कर रही थी। पाक फौज ने न सिर्फ दीवार तामीर करने वालों को तहफ्फुज फराहम किया बल्कि इंडियन फायरिंग का भी मुसलसल जवाब दिया। तो ये दीवार लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 800 मीटर के फासले पर भारतीय फायरिंग से महफूज रखने के लिए बनाई गई थी और ये अपना काम बखूबी कर रही है। जिन ऑफिसर ने ये दीवार बनवाई थी उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर बलोच। इनकी कहानी हमने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि ये एक ऐसी मीटिंग में मौजूद थे जिसकी रुदात बताए बगैर कारगिल कहानी अधूरी रहेगी। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पिछली किस्त में आप देख चुके हैं कि मई के शुरू में कारगिल की जंग ओपन हो चुकी थी। पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ हेडलाइंस बनना शुरू हो गई थी। इन्हीं दिनों यानी मई के आगाज में फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें पाक फौज के आला अफसरान मौजूद थे। यहाँ मौजूद अफसरान ने जनरल मुशर्रफ और दीगर से पूछा कि कारगिल पर जंग की खबरें छप रही हैं, इसकी हकीकत क्या है। ये ऐसा मौका था जिसमें जनरल मुशर्रफ अपने तीनों साथी जर्नैलों समेत कारगिल के प्लान को छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ कोर कमांडर्स और सीनियर अफसरान खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि इतने अहम मामले पर उन्हें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। बहरहाल इस मीटिंग में कारगिल प्लान करने वाले चारों जर्नैलों में से एक कमांडर 10 कोर जनरल महमूद ने ऑपरेशन कोकपैमा पर ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मिलिट्री एक्शन बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि आलमी तवज्जो कश्मीर की तरफ दिलाई जाए। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी पोजीशंस भी दिखाई और बताया कि किस तरह इन पोजीशंस से अहम सड़क लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद की जा सकती है। इसी ग्रुप के तीसरे जर्नैल कमांडर FCN ने जनरल जावेद हसन ने ऑपरेशन के मकासद बताए कि किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के गैप्स में से होते हुए अहम पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया है और ये मकसद भी बताया कि इस तरह भारत मसला कश्मीर के हल की तरफ संजीदगी से आएगा। इस ब्रीफिंग को सुनकर वहां मौजूद ज्यादातर अफसरान मुतमईन नजर आए, लेकिन एक ऑफिसर ने इस सारे तज्जिए की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ये ऑफिसर थे इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादर बलोच। उन्होंने याद दिलाया कि ये जिस सड़क को बंद करने और भारत को मजबूर करने की आप बात कर रहे हैं वो कारगिल में दिखाई गई चौकियों से 3 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि वो यानी जनरल कादर बलोच सिर्फ 800 मीटर के फासले पर मौजूद ऐसी ही एक सड़क को आजाद कश्मीर में मुसलसल भारतीय फायर के बावजूद महफूज बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब वो ये सब 800 मीटर के फासले से कर सकते हैं तो भारत के लिए 3 किलोमीटर पर वाक़या सड़क को महफूज बनाना मुश्किल नहीं होगा। कारगिल प्लान करने वालों की दूसरी दलील कि भारत एटमी जंग छिड़ने के खौफ से कारगिल का जवाब नहीं देगा, इसको भी जनरल अब्दुल कादर बलोच, मेजर जनरल अकरम और जनरल रफीउल्लाह नियाजी ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने न सिर्फ भारतीय रद्द-ए-अमल बल्कि आलमी रद्द-ए-अमल का भी बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया है। इस मीटिंग में मौजूद लोगों के इंटरव्यूज के बाद नसीम ज़हरा लिखती हैं कि जनरल मुशर्रफ के पास इन दलाइल के मंतकी जवाब तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए गैर मंतकी दलाइल जरूर दिए। उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशंस नाकाबिले तस्खीर हैं, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और आज ये हमारे साथ है। उनके जवाब से कुछ अफसरान मुतमईन और कुछ गैर मुतमईन थे। एक 30 मिनट की तकरीर के बाद जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन की कामयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई और मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। लेकिन अब वो अहम तरीन मीटिंग होना थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को ऑपरेशन के बारे में पूरी तफसील बताना थी और उनसे फॉर्मल अप्रूवल भी हासिल करना थी, क्योंकि अब ऑपरेशन ओपन हो चुका था जिसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था।
17 मई 1999 को ओजड़ी कैंप रावलपिंडी में जनरल तौकीर ज़िया और जनरल जमशेद गुलजार कियानी ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना के अहम अरकान को ब्रीफिंग दी। इस मीटिंग में कारगिल के चारों मास्टरमाइंड्स भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम को एक ऐसे नक्शे पर ब्रीफिंग दी गई जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की दरमियानी लाइन वाज़ेह नहीं थी। इस नक्शे पर मुकामात के नुक्ते तो थे लेकिन जगहों के नाम नहीं लिखे थे। इस नक्शे पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना को बताया गया कि फोर्सेस ने किन किन अहम चौकियों पर कब्जा कर लिया है और मकबूजा कश्मीर की अहम तरीन सड़क जिससे भारतीय फौज को सप्लाई लाइन जाती है सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर और हमारे निशाने पर है। उन्हें यह भी बताया गया कि कामयाबी सिर्फ 5 मराहल के फासले पर है और वो कामयाबी के बहुत करीब है। कामयाबी के बहुत करीब है, इस बात की अहमियत वज़ीर-ए-आज़म ने कितनी समझी ये तो नहीं पता, लेकिन जिस बात से वज़ीर-ए-आज़म शदीद मुतासिर हुए वो कुछ और थी। नसीम ज़ोहरा की किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू के मुताबिक वो बात थी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान की खुशामद। जनरल अजीज ने नवाज शरीफ से कहा, तारीख में आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा और आप फातेह कश्मीर के तौर पर याद रखे जाएंगे। नवाज शरीफ इस जुमले पर इतने खुश हुए कि उन्होंने बेख्तियार जनरल अजीज से पूछ लिया, आपने मुझे ये नहीं बताया कि श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम कब लहराएगा। दूसरी बात जिसने वज़ीर-ए-आज़म को इतना कन्विंस किया कि वो ऑपरेशन कोह पैमा पर मान गए, वो जनरल मुशर्रफ का पूरे एतमाद से ये कहना था कि वो ऐसी जगह पर हैं जहां से वापसी नामुमकिन है और उनके तमाम मिलिट्री तजर्बे का निचोड़ इस ऑपरेशन की कामयाबी की गारंटी देता है। ब्रीफिंग मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वहां मौजूद अपनी कैबिनेट के एक एक फर्द से राय ली। इस मीटिंग की पूरी रुदाद वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक ने अपनी अपनी किताबों में लिखी है। उन तफसीलात के मुताबिक सरताज अजीज ने खुलकर ऑपरेशन की मुखालफत की और कहा कि अव्वल तो ये वाजपेयी के दौरे लाहौर में किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, दूसरा ये कि अमेरिका इस ऑपरेशन की कभी हिमायत नहीं करेगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें जवाब दिया, सरताज अजीज साहिब, हम तब तक कागजी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीर आजाद करवाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर अब मौका मिल रहा है तो इससे फायदा क्यों ना उठाया जाए। अमूर कश्मीर के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक ने भी इस ऑपरेशन की मुखालफत की और कमांडर 10 कोर जनरल महमूद से सख्त सवालात किए। अपनी किताब हम भी वहां मौजूद थे में वो लिखते हैं कि उन्होंने 10 कोर के कमांडर से पूछा कि मैं 12 डिवीजन का इंचार्ज रहा हूं, इस इलाके में रहा हूं और मैं जानता हूं कि यहाँ बहुत सर्दी में सप्लाई लाइन बहाल रखना मुश्किल काम है, मुझे समझाया जाए कि इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा। जवाब में 10 कोर कमांडर ने सर लहरी दिखाई और कहा कि अब हालात बदल गए हैं, आपके जमाने में ऐसा होता होगा, अब ऐसे मसाइल नहीं है। नवाज शरीफ के ये अहम तरीन रुफ़का इस बात पर सवालात उठा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ इन एतराज़ात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। शायद वो अब तक जनरल अजीज के फातेह कश्मीर वाले खुशामदाना जुमलों में खोए हुए थे। बहरहाल जनरल मुशर्रफ इस मीटिंग में ऑपरेशन कोह पैमा की गैर रस्मी इजाजत लेने में कामयाब हो गए और मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में एक और शख्स भी था जिसकी राय ने जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने में अहम किरदार अदा किया था, यानी चौधरी निसार अली खान के भाई सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार अली खान। वो ब्रीफिंग के दौरान गैर वाज़े नक्शों के बावजूद सूरत हाल वाज़े तौर पर समझ चुके थे। उन्होंने वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म को घर में दाखिल होने से पहले पकड़ लिया और पूछा, सर क्या आप जानते हैं हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुकी है और क्या इस बात की आपसे इजाजत ली गई है? नवाज शरीफ ने हैरत से पूछा, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस हो चुकी है? जनरल इफ्तिखार ने बजाय जवाब देने के फिर पूछा, सर क्या आप जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब खुली जंग होता है। अब नवाज शरीफ को मामले की संगीनी का एहसास होने लगा था। उन्होंने जनरल इफ्तिखार से अगली सुबह अहम वज़रा की मीटिंग बुलाने को कहा और सोने के लिए चले गए। अगली सुबह फिर मीटिंग हुई जिसमें अमूर कश्मीर के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक, मुशाहिद हुसैन, सरताज अजीज, सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार अली खान समेत दीगर वज़रा भी मौजूद थे। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज और अब्दुल मजीद मलिक ने खुलकर कारगिल ऑपरेशन की मुखालफत की और इसे इंतहाई नापसंद किया। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल मुशर्रफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। अब बंद कमरे में एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ 3 अफराद मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार।
वजीर आजम ने जनरल मुशर्रफ से पूछा, क्या आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की है? जनरल मुशर्रफ ने कहा, यस सर, हमने की है। वजीर आजम ने फिर पूछा, किसकी इजाजत से? जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पर की है सर। अगर आप ऑर्डर दें तो मैं फौज को वापसी का हुक्म दे देता हूं। ये वो तारीखी मौका था जब वजीर आजम मामले के हर पहलू को समझ भी चुके थे और फैसले की पोजीशन में भी थे। वो चाहते तो वापसी की कोई सूरत निकालने के लिए कदम बढ़ा सकते थे, लेकिन वजीर आजम ने इस मौके पर कहा, फौज हुकूमत का हिस्सा है, चुनाचे हम आर्मी को सपोर्ट करेंगे। अब नवाज शरीफ तमाम मामले से आगाह हो चुके थे, लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ को आगाह करने वाले अब अकेले जनरल मुशर्रफ ही नहीं थे, एक और शख्स भी था जिसने नाराजगी भरा फोन किया। भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और कहा कि ऑपरेशन कारगिल के बायस मामला उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस को शदीद नुकसान का सामना था। पाकिस्तानी फोर्सेस एनएलआई के जवानों ने कारगिल की बुलंदियों से भारतीय फौज को रगेद कर रख दिया था। कारगिल के दर्रों और चौकियों पर पाकिस्तानी फोर्सेस का कंट्रोल हो चुका था। जंग दर्राज सेक्टर तक फैल चुकी थी। मुकाबले के लिए भारतीय फोर्सेस गनशिप हेलीकॉप्टर्स ले आए थे, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आ रहे थे क्योंकि जवानों ने उन्हें मार गिराना शुरू कर दिया था। लद्दाख श्रीनगर रोड भारतीय फोर्सेस के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी थी और अमलन हर महाज से भारतीय फौज पसपा हो रही थी। और ये बात है 26 मई की और ये अभी शुरुआत थी। उस वक्त तक भारतीय फोर्सेस को अंदाजा हो चुका था कि कारगिल की बुलंदियों पर मुजाहिदीन नहीं बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता मुनज़्ज़म फोर्स मौजूद है। जब भारतीय फोर्सेस से कुछ ना बन पड़ा तो वो मुकाबले के लिए एयर फोर्स को मैदान में ले आए। 100 तैयारों से 17,000 फीट की बुलंदी पर बैठे पाकिस्तानी जवानों पर क्लस्टर बम बरसाए गए। लेजर गाइडेड मिसाइल से बमबारी शुरू हो गई और भारत स्वीडन से खरीदी हुई स्टेट ऑफ द आर्ट बोफोर्स गन्स भी मैदान में ले आया। भारतीय फोर्सेस के लिए कारगिल की वापसी इज्जत और जिल्लत का मसला बन चुकी थी, क्योंकि जिन बुलंदियों को पाक फौज के जवान कब्जे में ले चुके थे वो वापस लेना भारतीय फौज के लिए आसान नहीं था। इसलिए भारत अब जंग को फैलाने की तैयारी करने लगा। इंडियन वजीर आजम वाजपेयी ने पूरी फौज को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। इंडियन एयरफोर्स तो पहले ही मैदान में कूद चुकी थी, अब इंडियन नेवी ने भी हरकत शुरू कर दी। जवाब में पाक बहरिया ने भी पोजीशंस ले ली। अब ये वो रद्देअमल था जिसकी जनरल मुशर्रफ और उनके तीनों साथी जर्नैलों ने बिल्कुल तवक्को नहीं की थी। हालांकि आईएसआई के एनालिसिस विंग ने इसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाने की पूरी कोशिश की थी, जिसके बारे में हम पिछली किस्त में आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस सब के बावजूद पाक फौज के जवान अपने वतन के लिए 17,000 फीट की बुलंदी पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड में इंतहाई बहादुरी से लड़ रहे थे। यही वजह थी कि इब्तदा में भारतीय फोर्सेस चौकियां वापस लेने में बुरी तरह नाकाम हुई। भारत के तैयारे तबाह हो रहे थे, गनशिप हेलीकॉप्टर्स गिर रहे थे और उनके पायलट पाकिस्तान के हाथों गिरफ्तार हो रहे थे। नाकामी देखते हुए भारत ने प्लान बदला। अब उन्होंने अपने लड़ाका तैयारों के जरिए 17,000 फीट की बुलंदी पर बैठे पाक फौज के जवानों की सप्लाई लाइंस काटना शुरू कर दी, जिसके लिए बिहाइंड द लाइंस यानी जवानों की पोजीशन से पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले शुरू हो गए। ऐसे में भी पाक फौज के जवानों ने कुछ भारतीय मिग तैयारे तबाह कर दिए, लेकिन भारत मिराज तैयारे जो F-16 के मुकाबले के तैयारे थे उन्हें भी मैदान में ले आया। इंतहाई बुलंदी और सर्दी में लड़ने वाले सिपाहियों के लिए कायम की गई सप्लाई लाइन पहले ही कमजोर थी, वो कई जगह से कटकर मजीद कमजोर हो गई। जवानों के लिए खुराक और असला जरूरत से बहुत कम रह गया। कई पोस्टों पर एनएलआई के जवान खाली पेट हफ्तों लड़ते रहे। अब जून का वस्त शुरू हो चुका था और वजीर आजम को अंदाजा हो गया था कि जनरल मुशर्रफ ने जो फतह की उम्मीद दिलाई थी और जनरल अजीज ने जो फातह कश्मीर का मक्खन लगाया था उसकी महक खत्म होने वाली है। मजीद ये कि कारगिल ऑपरेशन पर पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त चीन ने भी हमायत से इनकार कर दिया था। अमेरिका, जिसने एटमी हथियारों के तजुर्बात के बाद पाबंदियां लगाई और हटाई थी, वो एक बार फिर नाराज हो गया था। तुर्की और सऊदी अरब इस मामले पर पाकिस्तान की हमायत में कोई बयान जारी नहीं कर रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान तन्हा खड़ा था और चीन समेत तमाम दुनिया जंग बंद करने और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वापसी का मुतालबा कर रही थी। अब जबकि कोई मुल्क
کارگل آپریشن کی حمایت نہیں کر رہا تھا اور بھارت اپنی بری فوج کے ساتھ ایئر فورس اور نیوی کو بھی حرکت میں لے آیا تھا، تو سوال یہ نہیں تھا کہ کارگل پر قبضہ برقرار رکھنا ہے یا نہیں، سوال یہ تھا کہ کیا بھارت کے جواب میں پاکستان کو بھی ایئر فورس اور نیوی کو جنگ کی تیاری کا حکم دینا ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان آل آؤٹ وار کے لیے تیار ہے یا نہیں، ایک ایسی جنگ کے لیے جس میں اس کے اچھے برے وقتوں کے اتحادی ممالک بھی ساتھ نہیں ہیں؟ اب ظاہر ہے اس سوال کا جواب پاکستان تنہا نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی جنگ عالمی اتحادیوں کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ اتحادیوں سے مشورے کے لیے نواز شریف نے وزیر خارجہ سرفراز عزیز کو ہنگامی طور پر چین بھیجا۔ چین نے مسئلہ کشمیر پر تو پاکستانی موقف کی حمایت کی، لیکن جنگ کی حمایت نہیں کی۔ چین نے واضح طور پر کہا کہ مسئلہ کشمیر بات چیت سے حل کیا جائے، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے بعد وزیر خارجہ انتہائی خطرناک حالات میں بھی بھارت چلے گئے۔ انہوں نے دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف تجاویز دیں، لیکن یہ مذاکرات ناکام رہے۔ مگر پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بھارت، جس کا کوئی وزیر خارجہ پچھلے 8 سے 9 سال میں کبھی چین نہیں گیا تھا، وہ اچانک چین کے دورے پر چلے گئے۔ چینی ہم منصب نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور مسئلے کے پرامن حل پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ چین کا لائن آف کنٹرول کے احترام کا پیغام لے کر پاکستان واپس آ گئے۔ اب صورتحال ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ ایک موقع پر وزیر اعظم نواز شریف پرویز مشرف کے ساتھ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اگلے مورچوں پر گئے۔ بھارتی دعوے کے مطابق ایک ایسے ہی دورے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف انڈین ایئر فورس کے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن کسی تذبذب کی وجہ سے ان کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا۔ یہ بھارتی دعویٰ ہے جس کی تصدیق پاکستان کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا جب وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ بھارتی فضائیہ کے جواب میں پاکستانی ایئر فورس کو حملوں کی اجازت دیں اور بھارتی نیوی کے جواب میں پاکستان نیوی کو متحرک کریں اور آل آؤٹ وار کی طرف جائیں یا معاملے کو یہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عالمی حمایت تو نہیں مل رہی تھی۔ روس، جس کا دورہ ابھی چند ہفتے پہلے وزیر اعظم کر چکے تھے اور ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے، وہ بھی کارگل معاملے پر پاکستان کے ساتھ نہیں تھا۔ G8 ممالک نے بھی پاکستان اور بھارت سے لائن آف کنٹرول پر امن کا مطالبہ کیا۔ ایسے میں آخری کوشش کے طور پر وزیر اعظم خود چین چلے گئے، لیکن ان کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چین نے اچھی ڈپلومیٹک زبان میں کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت کی، لیکن کارگل پر مجاہدین یا پاکستانی فورسز کے قبضے کی حمایت نہیں کی، بلکہ لائن آف کنٹرول پر جارحانہ طرز عمل کی مخالفت کی۔ صرف چین ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی جنگ بند کروانے کے لیے چین، پاکستان اور بھارت سے مسلسل رابطے کر رہا تھا۔ پاکستان جنگ بندی کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن بھارت نے فضائیہ کو پوری قوت سے متحرک کر دیا۔ وہ یوں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر میں اس کا ایک سکواڈرن لڑتا تھا، وہاں کرنل اشفاق کے مطابق 4 سکواڈرن کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پاکستان بھی اپنی فضائیہ کو اسی طرح میدان میں لے آئے اور آل آؤٹ وار شروع کر دے۔ پاکستان آل آؤٹ وار نہیں چاہتا تھا، اس لیے فضائیہ کو میدان میں نہیں اتارا گیا، جس کا کارگل کی چوٹیوں پر لڑنے والے پاک فوج کے شیر دل جوانوں کو بہت نقصان ہونے لگا۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز اور کرنل اشفاق حسین کے مطابق جون میں ہماری پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی، سپلائی لائن کٹ چکی تھی، زخمیوں کے لیے مرہم پٹیاں تک نہیں تھیں، کھانے کے لیے گرم میوجات کے چند دانے پاس تھے، لیکن پاک فوج کے جوان شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ایسے میں 2 جولائی کو چین کے دفتر خارجہ نے اہم ترین بیان جاری کیا کہ پاکستان اور بھارت کنٹرول لائن کا احترام کرے، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول سے کوئی ملک آگے نہ بڑھے، نہ بھارت اس لائن کے پار حملے کرے اور نہ پاکستان اس کے پار کوئی کارروائی کرے، یا اگر کر رہا ہے تو واپس چلا جائے۔ اس مرحلے پر وزیر اعظم نواز شریف مکمل طور پر سمجھ چکے تھے کہ یہ جنگ یہیں ختم کرنا ہوگی۔ وہ جان گئے تھے کہ کارگل کے ذریعے کشمیر آزاد کروانے کا جو خواب انہیں دکھایا گیا تھا وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور ایٹمی دھماکوں کے بعد جس طرح ترکی، ایران، سعودی عرب، حتیٰ کہ افغانستان جیسے دوست ممالک ساتھ کھڑے تھے، کارگل کے معاملے پر وہ ساتھ نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کارگل سے واپسی کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن واپسی کی پلاننگ کے لیے ایک ایسے ملک کی حمایت کی ضرورت تھی جو پاکستان اور بھارت دونوں پر اثر و رسوخ رکھتا ہو، اور ظاہر ہے امریکہ سے بہتر
कोई और मुल्क ये किरदार अदा नहीं कर सकता था। अमेरिका में 4 जुलाई को यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद होती हैं, इसलिए उन दिनों में अमेरिकी सदर के पास वक्त भी नहीं होता। लेकिन नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर क्लिंटन से हंगामी तौर पर मुलाकात के लिए वक्त मांगा। ये वक्त मिल गया, मीटिंग तय हो गई और ठीक उस वक्त जब अमेरिका में यौम आज़ादी मनाया जा रहा था, नवाज शरीफ की क्लिंटन से मुलाकात हुई। जी हाँ, 4 जुलाई के दिन। ये अहम तरीन मुलाकात थी और इससे भी अहम ये कि इसमें 90 मिनट की मुलाकात 1-on-1 थी। इस मुलाकात में सिर्फ नवाज शरीफ और अमेरिकी सदर क्लिंटन मौजूद थे, लेकिन यहाँ एक तीसरा शख्स भी था जो नोट्स ले रहा था। ये अमेरिकी सदर के खास एडवाइजर ब्रूस रिडल थे। उन्होंने बाद में अपनी किताब में इस बंद कमरे की मुलाकात की तफसील लिखी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ कारगिल से फौज की आबरूमंदाना वापसी और मसला कश्मीर के हल में अमेरिकी मदद चाहते थे। बिल क्लिंटन ने इस मीटिंग में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भी फोन किया। मीटिंग के आखिर में तय पाया कि पाकिस्तान बगैर किसी शर्त के कारगिल से फौज निकालेगा, अमेरिका मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए ताउन करेगा। नवाज शरीफ अमेरिका से वापसी पर बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर से भी लंदन में मिले और कारगिल की पुरअमन जंगबंदी के लिए हमायत हासिल की। 12 मई को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। ये कारगिल से वापसी का ऑफिशियल ऐलान था। उन्होंने खिताब में कहा कि हम कब तक बच्चों का मुस्तकबिल बेचकर तोपों के गोले बनाते रहेंगे। उन्होंने अवाम से खिताब में ये नहीं बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मुजाहिदीन नहीं बल्कि NLI के जवान थे और दौरान तकरीर वो उन्हें मुजाहिदीन ही कहते रहे और कहा कि मुजाहिदीन ने उनकी अपील पर कारगिल की चोटियां खाली करके अमन के लिए एक रास्ता पैदा किया है जो कश्मीर की आज़ादी की तरफ जाता है। इस मौके पर पाक फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी ने भी कौम को सच नहीं बताया। उन्होंने भी यही कहा कि मुजाहिदीन की वापसी या इनखला से उनका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मुजाहिदीन हुकूमत पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे बड़े अवाम से सच नहीं बोलते, जिसका नुकसान पूरी कौम को और खास तौर पर गरीब अवाम को भुगतना पड़ता है, कभी जानी और माली सूरत में और कभी जज्बाती सदमों की सूरत में। कारगिल से वापसी के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आर्मी चीफ के साथ अगले मोर्चों के दौरे पर गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने जवानों के जज्बे को सराहा और उनका मोराल अप करने की कोशिश की। अब कारगिल की बुलंदियों से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जवानों की वापसी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ भारतीय फौज ने नवाज शरीफ और क्लिंटन की मुलाकात में तय होने वाले उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिस पर भारतीय वज़ीर आज़म को भी एतमाद में लिया गया था। जब पाक फौज के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ वापस आ रहे थे तो भारतीय फोर्सेस ने उन पर पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। इस अटैक से जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन पाक फौज के जवानों ने पलट कर वार किया और आखिरी गोली तक मुकाबला किया। वो यूं कि एक पोस्ट पर एक जवान ने तने तनहा कई घंटे दुश्मन को रोक कर रखा ताकि मनफी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में उनके बाकी साथी हिफाजत से वापस जा सके। पसपाई और बाहिफाजत वापसी फौज का सबसे मुश्किल मिशन होता है। एक ऐसे ही मिशन में हवालदार लालेक जान कादिर चौकी पर तैनात थे। वो 22 साथियों के साथ दुश्मन के 7 हमलों को पसपा कर चुके थे। फिर यूं हुआ कि 7 जुलाई को वो चौकी पर तनहा रह गए। वो घंटों तनहा आगे बढ़ते दुश्मन पर सब मशीन गन से फायर करते रहे। एम्युनिशन बहुत कम था और कई दिन से भूखे प्यासे होने के बायस हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन चैलेंज ये था कि दुश्मन को हर हाल में आगे आने से रोकना है। अगर वो भारतीय फोर्सेस को आगे बढ़ने देते तो वापस जाते उनके सारे साथी मारे जा सकते थे। इसलिए वो तने तनहा गोलियों और गोलों का मुकाबला करते रहे और जवाबी फायर भी करते रहे, जिससे दुश्मन की पेशकदमी घंटों तक रुकी रही, क्योंकि दुश्मन इस बात से बेखबर था कि कादिर चौकी पर सिर्फ एक जवान मौजूद है और वो भी सिर्फ एक सब मशीन गन के साथ। एक मरहले पर वो आगे बढ़ते दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकने के लिए पोजीशन ले रहे थे तो मशीन गन की गोलियों की बौछार उनके सीने पर लगी, लेकिन फिर भी वो गिरने के बजाय मोर्चे की दीवार पर अटक कर इस तरह खड़े रहे कि उनकी उंगली अपनी सब मशीन गन के ट्रिगर पर थी और नजरें दुश्मन पर। ऐसे में पिछले मोर्चों से 2 जवान उनकी मदद को आए। लालेक जान के होंठों में बात करने की सकत भी नहीं थी। उन्हें चंद घूंट पानी पिलाया गया तो उन्होंने जो पहले अल्फाज कहे वो ये थे कि आप दोनों वापस जाएं। लालेक जान के इसरार पर वो वापस चले गए।
कई दिन से लड़ते जख्मी हवालदार लालेक जान अब जान हार रहे थे। तिब्बी इमदाद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो लालेक जान जो सिर्फ सब मशीन गन से दुश्मन को रोके बैठे थे, चंद घंटों बाद यूं शहीद हो गए कि उनकी उंगली अब भी ट्रिगर पर थी और नजर सामने। उनके साथी बहिफाजत वापस पहुंच चुके थे। लालेक जान और कर्नल शेर खान दोनों की लाजवाब बहादुरी पर भारतीय फोर्सेस ने उनकी खूब तारीफ की। दोनों शेर दिल जवानों को बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर दिया। कारगिल के आखिरी दिनों में वाघा बॉर्डर पर एक बच्चे की तस्वीर न जाने क्यों अखबारात की जीनत बनी, जिसमें वो बॉर्डर के पार किसी को हाथ हिला रहा था। शायद वो बाजुबाने हाल पैगाम दे रहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला होती है। 12 जुलाई को कारगिल तो खत्म हो गया, लेकिन अब एक नया महाज खुल गया। जनरल मुशर्रफ कारगिल से वापसी को अपनी फतह और सियासी हुकूमत की नाकामी करार देने पर तुल गए, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ का मरकजी वोट बैंक, दाएं बाजू की जमातें और मजहबी तबके उनके सख्त खिलाफ हो गए। तो फिर सिर्फ 90 दिन से भी कम अरसे में वही 4 जर्नैल जिन्होंने कारगिल की नाकाम प्लानिंग की थी, उन्होंने मार्शाला की कामयाब प्लानिंग की। इन 90 दिनों की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली और आखिरी किस्त में। कारगिल की जंग के बारे में तो आपने जाना। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना भी एक मोजज़ा था? एटमी धमाकों से पहले कौन से 7 नाकाबिले यकीन वाकयात रूनमा हुए थे? ये वाकयात जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीन और भारत की तारीखी जंग में क्या हुआ था, तो यहाँ क्लिक कीजिए। और सुकरात ने आखिर जहर पिया क्यों था, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।